Hello students, in this video I am explaining you how to solve a transportation problem which is a case of maximization. तो maximization का केस कब होता है जब हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट या सेल इस तरह से दे रखा होता है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली इज़ ऑफ मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि हम प्रॉफिट्स को सेल्स को इनको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं. ऑन दी अदर हैंड इफ़ कॉस्ट इज़ गिवन या अगर आपको टाइम दे रखा है, टाइम टू कंप्लीट द जॉब और टू ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ऐसी चीज़ों को हम मिनिमाइज़ करते हैं. वहाँ ऑब्जेक्टिव हमारा मिनिमाइजेशन का रहता है. पर अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है या सेल्स दे रखी हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? ऑफ मैक्सिमाइजेशन. सो जनरली ट्रांसपोर्टेशन जो मेथड है वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पे ही अप्लाई होता है. तो अगर केस मैक्सिमाइजेशन का है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो मैंने इस वीडियो में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज़ गिवन टू अस. नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट वी हैव 4 markets A, B, C, D and there are 3 warehouses X, Y and Z. मार्केट A का जो डिमांड है प्रोडक्ट्स का दैट इज़ 180 यूनिट्स. मार्केट B डिमांड्स 320 यूनिट्स. मार्केट C इज़ डिमांडिंग 100 यूनिट्स एंड मार्केट D द टोटल डिमांड इज़ 400. जो वेयर हाउसेज हैं उनकी सप्लाई इधर दे रखी है. सो द वेयर हाउस X कैन सप्लाई 200 यूनिट्स, Y can supply 500 units, Z can supply 300 units. In these cells, the profit is given. Okay, what it means is that if X transport single unit of product to the market A, the profit earned is of 12 rupees. Okay, so all these values, they are profit earned by XYZ warehouses when they transport goods to these markets. Now we have to, the question is that we have to tell which warehouse will transport how many units to which market. तो वो warehouse X जो है ये 200 यूनिट्स किस मार्केट को सप्लाई करे. इसी तरह से Y जो है 500 यूनिट्स को किन मार्केट्स में सप्लाई करे. Z जो है 300 यूनिट्स को किन मार्केट्स में सप्लाई करे कि जो टोटल प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड वी विल सॉल्व इट यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन मेथड. तो ट्रांसपोर्टेशन मेथड में अब क्योंकि ये केस मैक्सिमाइजेशन का है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा टू कन्वर्ट इट इनटू मिनिमाइजेशन. तो हम सबसे पहले इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे. मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या स्टेप लिया जाता है? सो टू कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप. मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए वी विल चूज़ द हाईएस्ट वैल्यूज़. जो ये प्रॉफिट गिवन है हमको, प्रॉफिट वैल्यूज़ कौन सी हैं? 12, 18, 6, 25, 8, 7, 10, 18, 14, 3, 11 एंड 20. तो इन वैल्यूज़ में से हाईएस्ट वैल्यू को हमने सिलेक्ट करना है. तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है हमारी? 25. 25 इज़ दी हाईएस्ट वैल्यू. तो इस हाईएस्ट वैल्यू में से बाकी की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हमको सब्ट्रैक्ट करनी है. तो हमारा जो मैक्सिमाइजेशन का केस है, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू मिनिमाइजेशन. तो मिनिमाइजेशन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा. तो कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे? वी विल सब्ट्रैक्ट all the cell values
सेल वैल्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि हम डिमांड वाली वैल्यूज़ और सप्लाई वाली वैल्यूज़ को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, नो, ओनली द प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट वैल्यूज़ दे रखी हैं, प्रॉफिट पर यूनिट, सिर्फ वही वैल्यूज़ हमको सब्ट्रैक्ट करनी है. सो वी विल सब्ट्रैक्ट ऑल द सेल वैल्यूज़ फ्रॉम द हाईएस्ट सेल वैल्यू. तो हमारी हाईएस्ट सेल वैल्यू है 25. तो इस 25 में से बाकी की सभी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी विल 25 में से 12 सब्ट्रैक्ट, इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 25 में से 25 जाएंगे तो 0 रह जाएगा. सो दिस इज़ हाउ वी विल डू. और जो न्यू वैल्यूज़ आएंगी उन न्यू वैल्यूज़ को हम एक दोबारा से टेबल बनाएंगे और उस टेबल में इन वैल्यूज़ को हम लिख देंगे. सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 25, द वैल्यू दैट वी गेट इज़ 13. तो ये हम दोबारा से टेबल बना लिया है और इस टेबल में, इस सेल में हम वैल्यू लिखेंगे 13. सिमिलरली जब हम 25 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 17. 25 minus 14, the value will become 11. Now here this value will become 25 minus 18, the value will become 7. 25 minus 7, the value will become 18. 25 minus 3, the value will become 22. So similarly all these values are written. तो ये सब्ट्रैक्ट करके हम इनकी वैल्यूज़ इन सेल्स में लिख देंगे. So this will be 19, 15 and 14, and this 25 minus 25 will be 0, this will be 7 and this will be 5. So now our problem is converted into minimization. अब minimization में कन्वर्ट हो गया है. Then we have to check whether the question is balanced or not. बल्कि ये चीज़ हमको सबसे पहले चेक करनी होती है that whether the problem is balanced or not balanced. तो वो हमने यहाँ पे चेक कर रखा था already that the value was 1000. तो डिमांड और सप्लाई हमारी यहाँ पे पहले से ही इक्वल थी, तो प्रॉब्लम हमारा बैलेंस्ड ही था. अगर बैलेंस्ड नहीं होता तो हमको उसको पहले बैलेंस्ड करना पड़ता. हाउ डू वी बैलेंस द प्रॉब्लम? by introducing dummy row or dummy column. Now this question was balanced only, so there is no need to introduce any dummy row or dummy column. Now we will, next step is to obtain the initial feasible solution. Initial feasible solution निकालने के लिए हमारे पास 3 methods होते हैं. एक है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, second is least cost method and third is Vogel's approximation method. तो सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड जो है that is Vogel's approximation method. तो उसी मेथड से हम इनिशियल feasible solution कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए क्या मेथड है वैम से इनिशियल सोल्यूशन निकालने का. यहाँ पर हम लिखते हैं आइट्रेशन 1. तो हमारा फर्स्ट आइट्रेशन क्या रहेगा कि हम पहली रो चूज़ करेंगे. इस रो में से जो ये वैल्यूज़ हैं जो पर्पल कलर में दिख रही हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ में से लीस्ट 2 वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो लीस्ट 2 वैल्यूज़ कौन सी है हमारी? 0 एंड 7. ये हमारी 2 लीस्ट वैल्यूज़ हैं. तो इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस विल बी 7. सिमिलरली नाउ इन सेकेंड रो द लीस्ट 2 वैल्यूज़ आर 7 and 15 and the difference between them is 8. Now in third row the least 2 values are 5 and 11 and the difference is 6. Now we come to the columns. अब इस कॉलम में चेक करेंगे least 2 values कौन सी है हमारी? 11 and 13. The difference is 2. In the second column least 2 values are 7 and 18. The difference becomes 11. यहाँ जो है 14 और 15 का डिफरेंस आ गया 1.
और इधर 0 एंड 5 का डिफरेंस इज़ 5। अब ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं जो कि आइट्रेशन 1 में आई हैं वैल्यूज़, हमारे पास टोटल 4 + 3 7 वैल्यूज़ हैं। इन 7 वैल्यूज़ में से जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम सर्कल करते हैं। ये हमारी हाईएस्ट वैल्यू है। सर्कल करने का मतलब है कि हमने इस कॉलम को चूज़ किया है, इस कॉलम में हम अलोकेशन करेंगे। तो इस कॉलम में हमारे पास 3 सेल्स हैं। एक सेल ये है 7, सेकंड सेल इज़ दिस 18 एंड थर्ड सेल इज़ 22। इन तीनों वैल्यूज़ में से जो लीस्ट वैल्यू है, उस लीस्ट वैल्यू में, ये लीस्ट वैल्यू है 7, तो इस लीस्ट वाली वैल्यू में हम इस सेल में अलोकेशन करेंगे। और अलोकेशन कैसे करेंगे? देखिए, इस पर्टिकुलर सेल को जो डिमांड है इसकी दैट इज़ 320, लेकिन जो सप्लाई है दैट इज़ ओनली 200। तो चाहिए तो इसको 320 यूनिट्स हैं, लेकिन इसको सप्लाई 200 यूनिट्स की ही है। तो मैक्सिमम कितना अलोकेट कर सकते हैं इस सेल में? 200। तो यहाँ पे हम 200 की अलोकेशन कर देंगे। तो 200 हम यहाँ पे अलोकेट कर देते हैं। अब 200 यहाँ पर अलोकेट हो गया। दैट मीन्स नाउ एक्स कैन नॉट सप्लाई एनी मोर यूनिट्स टू अदर मार्केट्स। एक्स ने सारा का सारा बी मार्केट को सप्लाई कर दिया है, तो एक्स अब किसी और को सप्लाई नहीं कर सकता, जबकि बी मार्केट की अभी 120 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट अभी भी पेंडिंग है, वो अभी फुलफ़िल नहीं हुई है। तो एक्स के पास अब और कुछ नहीं है देने के लिए। सो वी नाउ रिमूव दिस। इसको ऐसे डॉटेड लाइन से हम दिखा देते हैं ताकि हम इसको अब क्वेश्चन में अब फर्दर इसको यूज़ नहीं करेंगे टू सॉल्व। सो नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड आइट्रेशन। सेकेंड आइट्रेशन करेंगे तो ये वाला तो क्योंकि कैंसिल हो चुका है तो इसकी तो वैल्यू नहीं निकालनी है। अब सेकेंड रो में देखिए, लीस्ट 2 वैल्यूज़ आर 7 and 15 एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 8। देन इन थर्ड अगेन the least 2 values are 5 and 11, the difference is 6. Now we come to the column part। 11 और 17 इनका difference हो गया 6। 18 and 22 the difference is again 6। then 14 and 15 the difference is 1 and 5 and 7 difference is 2। नाउ द हाईएस्ट वैल्यू अमंग दीज इज़ 8। तो 8 यानी कि हमने कॉलम को, रो को सिलेक्ट किया है। रो में जो है हमारी ये वैल्यूज़ हैं 17, 18, 15 एंड 7। आउट ऑफ दीज 4 वैल्यूज़ 7 इज़ द लीस्ट वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू में हम मैक्सिमम अलोकेशन करेंगे। मैक्सिमम अलोकेशन देखिए 500 यूनिट सप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन डी जो डिमांड कर रहा है दैट इज़ ओनली 400। तो 400 से ज़्यादा हम अलोकेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तो 400 यहाँ पर अलोकेट कर देते हैं। 400 अलोकेट हो गया। दैट मीन्स डी डजंट नीड एनी मोर यूनिट्स, बट वाई के पास अभी 100 यूनिट्स और बचे हैं सप्लाई करने के लिए। तो डी का जो है रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट हो गया है, तो इसको भी हम ऐसे डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। दैट मीन्स वी विल नॉट मेक एनी मोर अलोकेशन इन दिस कॉलम। नाउ द थर्ड आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन में ये वाली वैल्यू कंसिडर नहीं होनी है। अब जो है हमारे पास डिफरेंस देखने के लिए ये 3 वैल्यूज़ बची हैं। लीस्ट 2 वैल्यूज़ आर 15 and 17, सो द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 2। हेयर द लीस्ट वैल्यूज़ आर 11 and 14 and the difference between them is 3। नाउ वी कम टू द कॉलम पार्ट। कॉलम में हमारे पास यही 2 वैल्यूज़ हैं, इनका डिफरेंस 6 है। 18 and 22 difference is 6, 15 and 14 difference is 1। Now the highest value is, sorry, these differences are 4 not 6। okay, so the highest value is 6। So we have chosen this column
इस कॉलम में हमारे पास दो वैल्यूज़ बची हैं 11 एंड 17 और लीस्ट वैल्यू कौन सी है हमारी 11. सो 300 एंड 180 हाउ मच एलोकेशन वी कैन डू 180. ओके तो यहाँ पर हमारा 120 पेंडिंग हो गया और ये हमारा कैंसिल हो गया है. तो हमारा ये वाला कॉलम भी जो है ये कंप्लीट हो गया. नाउ नेक्स्ट आइट्रेशन, फोर्थ आइट्रेशन. अब तो यही दो सेल्स बचे हैं तो इन दोनों का डिफरेंस है 3. हेयर वी हैव द डिफरेंस एज 8. ये हमने कंसिडर नहीं करना. नेक्स्ट डिफरेंस इज़ 4. हेयर द डिफरेंस इज़ 1. तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी 8 आ गई है और ये हमारा रो सिलेक्ट हो गया है. इन दोनों वैल्यूज़ में से लीस्ट वैल्यू इज़ 14. तो यहाँ पर हम अलोकेशन कर देंगे दैट इज़ 100. तो ये कंप्लीट हो गया और यहाँ पे अभी भी हमारे 20 यूनिट्स बचे हुए हैं. ओके सो वी हैव डन फोर्थ आइट्रेशन ऑल्सो. तो ये हमारा ये वाला कॉलम भी जो है इसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई है. अब क्योंकि दो ही सेल्स बचे हैं और दो ही हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं तो ये ऑटोमेटिकली इधर अपने आप अलोकेट हो जाएंगी. ओके बिकॉज वी डू नॉट हैव टू वैल्यूज़ टू कैलकुलेट द डिफरेंस. सो वी डू नॉट हैव ऑप्शन ही नहीं है और कोई. तो ये जो बची हुई वैल्यूज़ हैं 100 एंड 20 ये जो बचे हुए सेल्स हैं उन्हीं में ही अलोकेट होंगे. सो दिस इज़ हाउ वी डू द एलोकेशन and this is the initial feasible solution that we have obtained using Vogel's approximation method. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में वैम बोलते हैं. वैम से हमने ये इनिशियल सोल्यूशन निकाला है. अब जो ये अलोकेशंस हुई हैं इनको हम प्रॉपरली एक टेबल में दोबारा टेबल बनाएंगे और उस टेबल में इसको नोट डाउन करेंगे. तो ये टेबल्स बना रखी है. अलोकेशन जैसे जैसे हुई है वो अलोकेशंस मैं यहाँ पर आपको करके दोबारा दिखा रही हूँ. So in this cell the allocation done was 200. Here it was 100. यही जो हमने यहाँ पे allocations की हुई हैं इन्हीं allocations को दोबारा से इधर लिखा जा रहा है. This is 180, this is 20, 100, and here it is 400. So this is the initial solution obtained with the help of VAM. Now we have to check whether this is optimal solution or not. तो जब भी हमारा टेबल बनता है we run a check, एक चेक हम रन करते हैं उसमें कि m + n - 1 टोटल अलोकेशंस जो हैं हमारी वो हमारी m + n - 1 के इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स -1. इस एग्जाम्पल में हमारे नंबर ऑफ रोज हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 4. तो टोटल अलोकेशन हमारी कितनी होनी चाहिए 6, राइट. 3 + 4 - 1 तो 6 अलोकेशन होनी चाहिए और हमारी 6 अलोकेशन हो रखी हैं. सो दैट मीन्स वी आर गुड टू गो. अगर 6 से कम हो जाए तो वो हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाती है, डीजेनरेसी की प्रॉब्लम हो जाती है. तो अगर 6 से कम आ जाए, m + n - 1 से लेस है, इफ़ दिस वैल्यू इज़ लेस
देन द प्रॉब्लम ऑफ डीजेनरेसी अराइजेस। तो अगर प्रॉब्लम आ जाती है डीजेनरेसी की, तो हमें सबसे पहले ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने से पहले वी नीड टू रिमूव दिस डीजेनरेसी। हमें रिमूव करनी पड़ती है डीजेनरेसी, उसके बाद ही हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कर सकते हैं। तो इस केस में तो डीजेनरेसी नहीं है, सो वी कैन स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के लिए जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज मोडी। मोडी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो हम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ करके चेक करेंगे कि क्या हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल आया है या नहीं आया है। तो ये मेथड कैसे किया जाता है, हम यहाँ पर यू, आई और वी जे ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो एक और कॉलम्स बना लेंगे और रो बना लेंगे। कॉलम साइड में हम लिखते हैं वी जे वैल्यूज़, जैसे फर्स्ट कॉलम के लिए V1 हो गया, देन V2, V3 एंड V4, एंड फॉर रोज वी आर राइटिंग U1, U2, U3. Okay, we have 3 rows, so 3, 1, 2, 3, and we have 4 columns, so V1, V2, V3, V4. U1 is always 0. Okay, U1 हमेशा 0 होती है। उसके बाद हम कैलकुलेशंस, बाकी की वैल्यूज़ की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट दिस, सो इसके लिए एक फॉर्मूला है। जो हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स होते हैं, ऑक्यूपाइड सेल्स का मतलब होता है कि जहाँ पर हमने अलोकेशन किया हुआ है, हमारे 6 ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, वहाँ पर ये इक्वेशन है, यू आई प्लस वी जे इज इक्वल टू सी आई जे। ओके, सो फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स, लेट्स सपोज दिस इज़ आवर ऑक्यूपाइड सेल। ये हमारा ऑक्यूपाइड सेल है। देखिए हमारे 6 ऑक्यूपाइड सेल हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इन सभी ऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यूज़ को यूज़ करके हम ये U2, U3 और V's की जो ये वैल्यूज़ हैं ये कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब इसमें हमें ये CIJs तो सबके मालूम है, ये 7, 18, 22, 11, 14 एंड 7, तो CIJs गिवन है। कोई एक वैल्यू अगर हमें इनमें से मालूम हो, या तो UI की वैल्यू मालूम हो या तो VJ की वैल्यू मालूम हो, तो ऑटोमेटिकली थर्ड वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये वैल्यू तो सबकी पता है, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू पता चलते ही दूसरी वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। सो फर्स्ट वैल्यू जो हमको मालूम है दैट इज़ ऑफ U1। U1 इज़ 0। नाउ U1 जो है इस पर्टिकुलर सेल में, देखिए इस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग जो U की वैल्यू है दैट इज़ U1, और इस पर्टिकुलर सेल में इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो V की वैल्यू है दैट इज़ V2। सो U1 प्लस V2 इज़ इक्वल टू 7। तो इस तरह से हम V2 की वैल्यू निकाल लेंगे, बिकॉज U1 वी नो इट इज़ 0, सो 0 प्लस V2 इज़ इक्वल टू 7, तो V2 विल बी 7। तो V2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 7 आ गई। अब जैसे ही V2 की वैल्यू पता चली है, तो हम इनके बेसिस पे U2 की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज फॉर दिस U2 and V2, these are the corresponding values. So for U2 plus V2 it is equal to the value 18। 18 के इक्वल है ये। तो U2 हमको निकालना है, V2 हमें मालूम पड़ चुका है, इट इज़ 7, इट इज़ इक्वल टू 18। सो U2 की क्या वैल्यू हो गई, 18 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 11। सो दिस इज़ 11। सिमिलरली हम बाकी की सारी वैल्यूज़ इसी तरह से निकालते चले जाएंगे। जैसे अब U3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, U3 विल बी 22 माइनस 7, सो दिस विल बिकम 15। अब इस U3 के बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट V3। तो ये 14 माइनस 15, V3 इज़ -1। सिमिलरली यहाँ इन दोनों की वैल्यूज़ के बेसिस पे हम V4 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 7 माइनस 11 माइनस 4। सिमिलरली ये वाली वैल्यूज़ के बेसिस पे V1 कैलकुलेट हो जाएगा। तो 11 माइनस 15
that will be equal to -4. So now we have calculated the values of u's and v's. u और v की सभी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली हैं. Now next step is to calculate delta ij. Now we have to calculate delta ij's So how delta ij is calculated? Delta ig के लिए जो है again the formula is there, ui plus vj को ऐड करेंगे और इसमें से हम जो उस पर्टिकुलर सेल की कॉस्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, एंड दिस इज़ फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स. अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए हम ये कैलकुलेट करेंगे. तो अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहला अनऑक्यूपाइड सेल है हमारा ये वाला 13. तो इसकी u की वैल्यू है 0, v की वैल्यू है -4 एंड -13. तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी आ गई? -17. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे -17 और इसको हम ऐसे सर्कल कर देंगे. सर्कल इसलिए कर रहे हैं ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि ये अलोकेशन नहीं है, ये डेल्टा आईजे की वैल्यूज़ हैं. अगर हमने इसको भी ऐसे कर दिया तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल इज़ 19. तो यहाँ पे 0 -1 -19 द वैल्यू इज़ -20. तो इस तरह से हम सारे अनऑक्यूपाइड सेल्स के डेल्टा आईजे की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे. सो द नेक्स्ट वैल्यू विल बी -4. 11 -4 is 7. 7 minus 17 is -10. Then for this the value will be 11. 10 हो गया. 10 minus 15 is -5. One more cell is left. 15 minus 4, the value is 11, and 11 minus 14, this value is not 14, this is 5. राइटिंग मिस्टेक हो गया है मुझसे. दिस इज एक्चुअली 5. ओके, yes, 15 minus 4 the value is 11 and 11 minus 5 the value is 6. तो अभी डेल्टा आई जे की वैल्यूज़ अगर हम देखें तो सभी नेगेटिव हैं एक सेल को छोड़ के जिसकी वैल्यू आई है पॉजिटिव एंड दैट इज़ +6. तो ऑप्टिमल आंसर तब आता है जब सारी की सारी डेल्टा जे की वैल्यूज़ जो हैं दे आर नेगेटिव. अगर नेगेटिव आ जाती तो हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल आ जाता, बट क्योंकि हमारी वैल्यू पॉजिटिव आई है दैट मीन्स दिस इज़ नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया तो हम क्या करेंगे? वी विल रिवाइज द टेबल. ओके, हाउ वी विल रिवाइज द टेबल? वी विल डू द allocation in that cell which has highest positive delta J. जिस सेल का हाईएस्ट पॉजिटिव डेल्टा जे आया है उस सेल में हम अलोकेशन करेंगे. अब यहाँ पर तो क्योंकि एक ही सेल में पॉजिटिव वैल्यू है तो हाईएस्ट यही है, तो इसी सेल में हमको अलोकेशन करना है. तो इस सेल में अलोकेशन देखिए कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. इधर यहाँ पर अलोकेशंस थी, दीज आर द अलोकेशंस. 200 है, ये 100 है, देन 20, देन 180 एंड दिस इज़ 100 एंड दिस इज़ 400. तो हमारे ये वाला जो सेल है, ये इस सेल की जो वैल्यू है देखिए इस टेबल में
+6 आई है, दैट मीन्स वी विल डू एलोकेशंस हेयर. तो जिस सेल में एलोकेशन करना है उधर हम लिखेंगे प्लस एंड वी विल मेक अ लूप बनाएंगे. लूप बनाने का मतलब है कि जिस सेल से स्टार्ट किया है उसी सेल पे हम वापस आएंगे. और हम कैसे मूव कर सकते हैं? वी कैन मूव अपवर्ड, वी कैन मूव डाउनवर्ड, वी कैन मूव इन द राइट डायरेक्शन, वी कैन मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन. और हम डायरेक्शन जो है अपनी एरो की ऑक्यूपाइड सेल से ही चेंज कर सकते हैं. सो सी हाउ वी विल make the loop. So we'll start from this, we will reach here. Now this is an occupied cell, so we can change the direction of our movement. We can move from this cell to this cell. Again this is an occupied cell, so we can move our direction. Now we reach here and from here to here. तो हम जहाँ से शुरू किया था वहीं हम वापस पहुँच गए हैं. तो इस तरह से हमको एक लूप बनाना है. जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ पॉजिटिव, नेक्स्ट जो है हमारा वो हमारा नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव सेल है ये. दिस बिकम्स पॉजिटिव सेल एंड दिस इज़ नेगेटिव सेल. तो जो हमारे नेगेटिव सेल्स आए हैं, नेगेटिव सेल्स हमारे दो हैं, एक है ये वाला और दूसरा है हमारा ये वाला. तो जो नेगेटिव सेल्स हैं इनकी वैल्यूज़ को हम देखेंगे. तो जो नेगेटिव सेल्स आए हैं हमारे, नेगेटिव सेल्स में हम क्या देखेंगे कि कितना अलोकेशन किया हुआ है, अलोकेशन कितना है. तो यहाँ पर अलोकेशन है, एक सेल में है 400 यूनिट्स और एक सेल में है 20 यूनिट्स. तो इन दोनों में से जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट अलोकेशन वैल्यू कौन सी है? 20. तो ये 20 वाली जो वैल्यू है, जिन सेल्स में हमने प्लस का निशान लगाया है वहाँ पर तो हमको ऐड करना है, और जिन सेल्स में हमने नेगेटिव लिखा है वहाँ पर हमको सब्ट्रैक्ट करना है. और इस तरह से हमारी नई अलोकेशंस हो जाएंगी. तो जहाँ पे प्लस का साइन है यहाँ पे हमने 20 ऐड करना है. यहाँ से 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये बच जाएगा हमारा 380. यहाँ पे 20 ऐड होंगे तो दिस विल बिकम 120 एंड दिस विल बिकम 0. तो ये हमारी नई अलोकेशंस हो जाएंगी और इसको हम फेयर कर लेते हैं अब. सो नाउ आवर एलोकेशंस विल बी, दिस विल बिकम 120 और यहाँ पे ये 0 हो गया है. यहाँ पर ये एज इट इज़ है 100, यहाँ पे हमने 20 अलोकेट कर दिया है एंड दिस हैज़ बिकम 380. नाउ दिस इज़ आवर रिवाइज्ड टेबल. ये हमारी रिवाइज्ड टेबल आ गई है. अब इस टेबल को दोबारा चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्टिमल आया है या नहीं आया. उसका प्रोसेस फिर वही सेम है. u1 इज़ 0, इसके बेसिस पे हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे. v2 विल बिकम 7 एंड u2 इज़ 18 माइनस 7, वैल्यू विल बी 11. नेक्स्ट जो है हम u2 के बेसिस पे v4 कैलकुलेट कर सकते हैं. सो 11 माइनस 7, सॉरी यस 7 माइनस 11 होगा तो दिस विल बी -4. सिमिलरली 5 प्लस 4 दिस विल बिकम 9 एंड 14 माइनस 9 द वैल्यू विल बी 5 एंड v1 विल बी 11 माइनस 9 दिस इज़ 2. तो यहाँ भी फॉर्मूला वही रहेगा. ठीक है, ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए क्या है, ui प्लस vj इक्वल्स टू cij.
तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम u और v की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। उसके बाद हम डेल्टा आई जे निकालेंगे। डेल्टा आई जे निकालते हैं अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। तो हमारा अनऑक्यूपाइड सेल ये है जैसे, तो इसके लिए कैसे निकलेगा डेल्टा आई जे, दैट इज़ इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो u1 की वैल्यू है प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग v1 की वैल्यू है, इसमें से हम उस सेल की जो कॉस्ट है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0 + 2 = 2 -13, तो वैल्यू विल बी -11। तो वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं -11 और उसको सर्कल कर देंगे। सिमिलरली इस सेल में जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी -14, ये वैल्यू हो गई -4, दिस इज़ अगेन -4, दिस इज़, ये हमारी पॉजिटिव आ गई है। देखिए +1, u2 क्या है 11, v3 है 5, टोटल 16 हो गया। 16 में से अगर हम 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 रहेगा। यहाँ पे 9 + 7 हो गया 16, 16 - 22 इज़ -6। तो बाकी सारे डेल्टा जे नेगेटिव हैं, एक डेल्टा जे जो है हमारा पॉजिटिव आया है। तो जहाँ पॉजिटिव आया है जिस सेल में, तो उस सेल का हमको एक लूप बनाना है, क्लोज्ड लूप। देखिए लूप कैसे बनेगा इस सेल का। तो ये जो पॉजिटिव सेल है इसका लूप बनाना है, बहुत इजीली इसका लूप बन जाएगा। यहाँ से इधर, इधर से इधर, इस सेल से इधर, एंड दिस इज़ हाउ वी मूव। तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो सेल हमारा पॉजिटिव सेल होता है, उससे ऑल्टरनेट हमारा नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। तो इस तरह से हमारे पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से ऑल्टरनेट चलते हैं सेल्स। तो जो नेगेटिव सेल्स हैं, हमारे 2 नेगेटिव सेल्स हैं, ये वाला नेगेटिव है और एक ये वाला नेगेटिव है। तो ये 2 नेगेटिव सेल्स आए हैं, एक ये और एक ये। इनकी वैल्यूज़ क्या है, 100 है और एक की है 380। तो इन दोनों में से हमको लीस्ट वैल्यू चूज़ करनी है। लीस्ट है हमारा 100। तो ये 100 जो है, जहाँ प्लस का साइन है वहाँ ऐड होगा, जहाँ नेगेटिव साइन है वहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारी नई टेबल बन जाएगी सी। हमारा नए एलोकेशंस क्या रहेंगे फिर, ये 200 एज इट इज़ रहेगा, ये 120 भी एज इट इज़ है, यहाँ पर 180 भी एज इट इज़ है। यहाँ पर हमने 100 ऐड कर दिया है, नीचे से 100 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये 0 हो गया। यहाँ पे 100 ऐड कर दिया तो दिस इज़ 120, यहाँ से 100 सब्ट्रैक्ट हो गया तो दिस इज़ 280। ये हमारा रिवाइज्ड टेबल आ गया है। अगेन नाउ वी विल चेक वेदर दिस इज़ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन और नॉट। तो u1 हमेशा हमारा 0 है, इसके बेसिस पे हम बाकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जैसे 7 निकल जाएगी यहाँ पे, ओके, v2 वैल्यू 7। फॉर्मूला वही है फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स, ui + vj = cij। ओके, तो अब 7 ये वाली वैल्यू आ गई है हमारी, तो इसके बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट u2। तो 18 - 7 11, v3 निकल जाएगा 15 - 11 4, 7 - 11 -4, then 5 + 4 9, and this will be 11 - 9 2. So these are the values of v's and u's. अब इसके बेसिस पे we will calculate delta ij for unoccupied cells। इसका फॉर्मूला क्या है, ui + vj ऐड करेंगे और उसको उस सेल की जो कॉस्ट है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए निकाल रहे हैं सबसे पहले 0 + 2 is 2, 2 - 13 is -11। यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज़ 0 + 4 4, 4 - 19 is -15, 0 ये -4 हो गया। 11 + 2 is 13, 13 - 17 is -4। Then another unoccupied cell is this, and 9 + 7 is 16, तो ये -6 है।
9 + 4 is 13, 13 - 14 is -1, रेस्ट इज़ डन। ओके, तो अब देखिए सारी डेल्टा आई जे वैल्यूज़ क्या आई है हमारी, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव आ गई हैं डेल्टा आई जे की वैल्यू तो दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल, ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है। तो अब जो है, क्योंकि ये हमारा केस मैक्सिमाइजेशन का है, तो हम 7 × 200 नहीं करेंगे। ये 7 की जगह कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, जो कि इनिशियली जो हमारा टेबल था तो उसमें वैल्यू थी 18, सो वी विल मल्टीप्लाई इट विद 18। तो हमारी जो ये एलोकेशन है, ये सेकंड सेल की जो एलोकेशन है, तो ओरिजिनल जो टेबल है उसमें जो प्रॉफिट दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 × 200। ये वाले सेल की वैल्यूज़ देखें क्या है, ये वाले सेल की वैल्यू है 7 + 7 × 120, ये 120 एलोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारा ये 15 वाला सेल है, ये हमारा है 10, सो +10, 10 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, देन +7, 7 वाले में वैल्यू थी हमारी 18, तो यहाँ पे 18 × 280 प्लस यहाँ पे है 14, आई थिंक 14 × 180 प्लस इस वाले में है 20 × 120, तो दिस टोटल कम्स आउट टू बी 15,400। सो दिस इज़ आवर आंसर, ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है हम इस तरह से अलोकेट करके अर्न कर सकते हैं। तो हमारी एलोकेशंस ये रहेंगी, इस वाले सेल में अलोकेट होगा, इधर अलोकेट होगा, इतने इतने यूनिट्स हमारे अलोकेट हो जाएंगे इन पर्टिकुलर सेल्स में, और यही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा अगर हम कहीं भी कुछ और यूनिट अलोकेट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है कम आएगा। दिस इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट वी कैन अर्न बाय अलोकेटिंग these units to these particular cells. So this is how a case of maximization is done. तो सिर्फ एक स्टेप जो है हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, that is while converting the case of maximization into minimization, और वो कन्वर्ट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से बाकी पूरी टेबल की वैल्यूज़ को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मिनिमाइजेशन. So that is all for today. Thank you.